हाँ, तो हमारी बात चल रही थी कि ये जो शब्द है वह पुद्गल की पर्याय है। हम दूसरों का भी आकलन उसके भाषा से करते हैं कि वो तो बहुत कड़क बोलते हैं, उनकी भाषा अच्छी नहीं है, वो तो बहुत खराब बोलते हैं। लेकिन वह जीव का गुण नहीं है, वह पुद्गल की पर्याय है। अब हमारी चर्चा चल रही है भेद। भेद किसे कहते हैं और भेद कितने हैं? तो स्कंद के किसी भी भाग अर्थात खंड को भेद कहते हैं। कोई स्कंद हो, उसका भाग कर दिया जाए उसे भेद कहते हैं। और ये भेद छह तरह के हैं: उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अनुचटन। आरे आदि से लकड़ी आदि का विदारण करना उत्कर है। जो गेहूं बाजरा आदि आटे का चूर्ण है, चूर्ण करते हैं ना, आटा पिसाने जाते हैं, गेहूं पिसा दिया तो वह भेद हो गया। गेहूं पूरे थे और वो आटे रूप में पिसा दिए तो वो भेद हो गया उसका। तो गेहूं बाजरा आदि आटे का चूर्ण वह भेद है। घड़े आदि के टुकड़े खंड है, तो खंड भी भेद है। उड़द मूंग चना चोला आदि दाल को चूर्णिका कहते हैं। तप्यमान लोहे को घन इत्यादि से पीटने पर जो स्फुलिंग चिंगारियां निकलती हैं उसे अनुचटन कहते हैं। यह भी एक भेद है। लोहे को गरम गरम लोहे को पीटे, उसमें से चिंगारियां निकलती है, तो वो चिंगारियां, वो अनुचटन भेद है। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी स्कंद हो, उसके किसी भी भाग को भेद कहते हैं। मतलब उसके किसी भी खंड को, उसके किसी भी अंश को भेद कहते हैं। और ये सब उसके भेद हैं। तो बस ये समझने लायक है, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, प्रतर और अनुचटन, ये सब भेद पुद्गल की ही पर्याय है। ठीक है। अब अंधकार भेद हो गया, उसके बाद अंधकार, इसे तम भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे तम भी लिखा है। अंधकार, जो प्रकाश का विरोधी हो सो अंधकार है। इसमें प्रकाश भी आने वाला है ना। हाँ, ये प्रकाश भी आने वाला है इसमें। तो एक साथ ही समझ लेते हैं, जो प्रकाश का विरोधी हो सो अंधकार है। मतलब जो अंधकार है, जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, ऐसा अंधकार, वह भी पुद्गल की ही पर्याय है। और ऐसे ही प्रकाश भी पुद्गल की ही पर्याय है। अंधकार होना, प्रकाश होना, यह सब पुद्गल की ही पर्याय है। फिर अंधकार के बाद छाया। प्रकाश को ढकने वाली छाया है, वह दो प्रकार की है। तद्वर्ण परिणति। हाँ, पढ़िए इसको, नमिता जी। जैसे मैं दीदी, हम्म। छाया। प्रकाश उजले को ढकने वाली छाया है, वह दो प्रकार की है। तद वर्ण परिणति परिणी परिणति प्रतिबिंब स्वरूप। रंगीन कांच में से देखने पर जैसा कांच का रंग हो वैसा ही दिखाई देता है, यह तद वर्ण परिणति कहलाती है। और दर्पण, फोटो आदि में जो प्रतिबिंब देखा जाता है उसे प्रतिबिंब स्वरूप कहते हैं। ये जो जो फोटो है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? छाया चित्र। सुना होगा आप लोगों ने, छाया चित्र कहते हैं। तो ये जो छाया है, उसी का भेद है यह। एक तो तद वर्ण परिणति, जैसे लाल कांच में से देखा तो सब चीजें लाल लाल दिखाई देने लगी, तो ये तद वर्ण परिणति छाया है। ये छाया छाया रूप से है। जैसे सुना होगा आपने कि गधा घास नहीं खा रहा था, तो क्या किया, उसको हरे रंग का चश्मा पहना दिया। अब उसको हरी हरी घास दिखने लगी। पहले सूखी घास थी इसलिए वह नहीं खा रहा था, अब हरी घास घास दिखने लगी तो वो खाने लगा। तो वो जो कांच में से उसको हरी घास दिखाई दी, वो क्या है? वह छाया है, कांच की छाया है। और दूसरा फोटो या दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, वह भी छाया है, प्रतिबिंब। वो भी, वो क्या कहलाती? प्रतिबिंब स्वरूप छाया। तद्वर्ण परिणति छाया और प्रतिबिंब स्वरूप छाया, ये दो छाया के भेद हैं। दोनों ही पुद्गल की पर्याय है। इसके बाद आतप पढ़िए। आताप सूर्य विमान के द्वारा जो उत्तम प्रकाश होता है उसे आताप कहते हैं। हाँ, ये अंधकार जो था ना, उसका विरोधी, उसका अपोजिट प्रकाश है, जो हमको सूर्य के द्वारा प्रकाश मिलता है, वह भी पुद्गल की पर्याय है। आगे। उद्योत, चंद्रमा, चंद्रकांत, मणि, दीपक आदि के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। सूत्र में जो च शब्द कहा है उसके द्वारा प्रेरणा, अभिघात,
मारना आदि जो पुद्गल के विकार हैं उनका समावेश किया गया है। उपर्युक्त भेदों में सूक्ष्म और संस्थान, ये दो भेद परमाणु और स्कंध दोनों में होते हैं, और अन्य सब स्कंध के प्रकार हैं। हम्म। बस। उद्योत, दूसरी तरह चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, दीपक आदि के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को आताप कहा है, और चंद्रमा के प्रकाश को उद्योत कहते हैं। चंद्रकांत मणि से भी प्रकाश होता है, चंद्रमा से भी प्रकाश होता है, दीपक से भी प्रकाश होता है, उन सबको उद्योत कहा है। और ये सब भी पुद्गल की ही पर्याय है। ऐसे ही जुगनू आदि वो जो तिर्यंच जीव होते हैं उनमें जो होता है वह भी उद्योत में ही आता है। हम्म। चलिए, अब सूत्र में जो च शब्द कहा है, देखो सूत्र में च शब्द क्या है। सूत्र: शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत वंतश्च, पंकज। है ना। तो ये आदि, च मतलब आदि होता है। आदि में क्या क्या लेना, च शब्द उसके द्वारा प्रेरणा, मारना आदि जो पुद्गल के विकार है उनका समावेश किया है। मतलब प्रेरणा, मतलब प्रेरणा, वो निमित्त रूप से हम जो प्रेरणा कर रहे थे ना, वह प्रेरणा, मारना, ये सब पुद्गल के ही विकार हैं। अब उपरोक्त भेदों में सूक्ष्म तथा संस्थान परमाणु और स्कंध दोनों में होते हैं, और ये अन्य सब स्कंध के प्रकार हैं। सूक्ष्म तथा संस्थान ये दो भेद परमाणु और स्कंध दोनों में होते हैं, और अन्य सब स्कंध के प्रकार हैं। ये बात की थी हमने जब संस्थान की बात की थी ना। तो जैसे परमाणु है, परमाणु तो आप समझाने की आवश्यकता नहीं ना, परमाणु तो सबको समझ में आता है। उद्गल का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा, जिसका दूसरा भेद नहीं किया जा सके उसे, हाँ ललिता जी बोली। वो ही बता रहे, ये भेद है, भेद किसे कहते हैं वो एक बार वापस बताना। फिर से बोलिए। भेद भेद किसे कहते हैं वो एक बार बात वापस बताना ही। हाँ हाँ, भेद के छह। भेद हम्म। छह प्रकार के भेद है। मतलब कोई जो वस्तु है उसके टुकड़े करना, ये भेद हो गया। स्कंध का भाग वस्तु कर का देना। उसे भेद कहते हैं। हाँ, जैसे गेहूं पिसवा है तो ये भेद हो गया। तो गेहूं भी पुद्गल की पर्याय है, उसको पिसवा है वो भी भेद, वो भेद रूप है, वो भी पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। ऐसे ही उत्कर लिया है, मतलब लकड़ी के टुकड़े कर दिए, उनका भेद कर दिए, ये भी पुद्गल की पर्याय, भेद, भेद पर्याय है ये पुद्गल की। जौ का चूर्ण, भेद घड़े के टुकड़े, उड़द मूंग, इनका चूर्ण बनाया तो उसको चूर्णिका कहा है। और ऐसे लोहा का पीटने पर जो चिंगारी निकल रही है, तो वो चिंगारी भी भेद है। अनुचूटन, चटन, अनुचितन। अनुचटन भेद है वह, चिंगारी भी भेद है वह। ठीक है। भेद रूप उद्गल की भेद पर्याय, ये सब। हम्म। तो हम समझ रहे थे कि जो परमाणु है, परमाणु दो पुद्गल के दो भेद बताए हैं, परमाणु और स्कंध रूप। तो परमाणु तो हो गया सबसे सूक्ष्म अंश पुद्गल का, मतलब एक परमाणु पूरा एक द्रव्य है। परमाणु, हमेशा ध्यान से सुनना, इसमें सबको कंफ्यूजन होता है। एक परमाणु पूरा एक द्रव्य है, और ऐसे अनंत परमाणु आकर मिल जाएं, आपस में जुड़ जाएं, उसे स्कंध कहते हैं। तो संख्यात असंख्यात अनंत रूप से उसके भेद हैं, है ना। मतलब दो परमाणु भी आकर मिल गए तो वो स्कंध हो गया। और तीन चार पांच ऐसे संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणु आकर आपस में जुड़ सकते हैं तो वह स्कंद हो गया। और परमाणु अपने आप में पूरा एक अकेला द्रव्य है। तो अब यहाँ पर जो ये पुद्गल की पर्याय बताई हैं, वह कुछ पर्याय तो स्कंद रूप की पर्याय है, स्कंद की पर्याय, और कुछ पर्याय परमाणु की पर्याय है। अब इसमें यहाँ पर बताया कौन कौन सी जो पर्याय है वह स्कंध रूप है, और कौन कौन सी परमाणु की पर्याय है वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो सूक्ष्म और संस्थान, ये दो भेद परमाणु और स्कंद दोनों में होते हैं, और अन्य सब स्कंद के प्रकार हैं। मतलब जो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म निकाली पीछे वाले पेज पर।
सबसे सूक्ष्म कौन है? तो परमाणु है ना। तो ये जो जिसका सूक्ष्म है, और आपेक्षिक सूक्ष्म है, वह स्कंद हो गया। अपने आप ही सबसे सूक्ष्म, दुनिया में सबसे सूक्ष्म क्या है? तो परमाणु, उद्गल परमाणु। तो वह सूक्ष्म हो गए, तो वो परमाणु की पर्याय वह सूक्ष्म हो गई। अब उससे उससे अपेक्षित जो भी बड़ी चीज लोगे आप, सूक्ष्म से बड़ी चीज, स्थूल चीज ली, तो वह सब स्कंद की पर्याय हो गई। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? मेरी तो इच्छा थी बोर्ड पे समझाती है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, समय भी कम है हमारे पास। आप तो समझो कि ये बोर्ड है, ठीक है। अब यहां पर एक गोला बनाओ, ये है परमाणु, ठीक है। एक गोला बनाया हमने, उसको परमाणु का उदाहरण समझना। परमाणु तो बहुत सूक्ष्म होता है, जो गोला हम बना रहे हैं उसको एक परमाणु समझना, सपोज करना ये परमाणु। अब ये परमाणु सबसे सूक्ष्म है, इससे दुनिया में और कोई सूक्ष्म नहीं, और इस परमाणु की भी पर्याय हो रही है। तो ये जो पर्याय है, वह किसकी पर्याय हुई? परमाणु की पर्याय हुई या स्कंद की पर्याय हुई? परमाणु की पर्याय हुई ना ये। अब इससे जो आपेक्षिक, जो सूक्ष्म दूसरा है ना आपेक्षिक, आंवला है, तो आंवले की जो पर्याय है, वह किसकी पर्याय हुई? स्कंद की पर्याय हुई या परमाणु की पर्याय हुई? हाँ, कौन बताएगा? चलो सरिता जी बोलिए। जी दीदी, स्कंद की पर्याय हुई। और जो जो एक जो जी, परमाणु है, उसकी पर्याय स्कंद की हुई कि परमाणु की? जो परमाणु है वो तो परमाणु की पर्याय है, लेकिन उससे जो माने उससे जो स्थूल है, तो वो तो अपेक्षिक हो गया, अपेक्षिक बोलेंगे उसको। तो वो सब कैसी हो जाएगी? वो स्कंद की पर्याय हो जाएगी, जो अपेक्षित है ना, वो सब स्कंद की पर्याय है। दीदी, आप, आपने भी बोला था ना कि एक परमाणु है, एक परमाणु का कोई प्रदेश नहीं होता ना, नाणों का अर्थ यही है ना, नाणों का, कि एक परमाणु का कोई प्रदेश नहीं हाँ, होता। एक एक प्रदेश नहीं प्रदेश। होता है, इसलिए उसको ऐसा बोला गया है कि न अणु, नाणु। तो वो जो परमाणु है उसकी, वो पूरा अपने आप में एक द्रव्य है, उसकी पर्याय भी है, उसके गुण भी है। अनंत गुणों का खजाना है वो एक परमाणु, और उसकी अनंत पर्याय होती। तो वो जो परमाणु की पर्याय, अब इसमें देखो हमने क्या पढ़ा है, सूक्ष्म में परमाणु की भी पर्याय है और स्कंद की भी पर्याय है। जो सूक्ष्म का भेद पढ़ा ना हमने, उसमें परमाणु की भी पर्याय है और स्कंद की भी पर्याय है। समझ में आ गया कैसे? आ गया सबको? आगे बढ़े। जी दीदी। अब संस्थान, तो संस्थान में भी परमाणु और स्कंद दोनों होते हैं। कैसे? तो आकृति को संस्थान कहा है, उसके दो भेद लिए, इत्थ लक्षणम और अनित्थ लक्षणम। उसमें गोल, त्रिकोण, चौरस, लंबा चौड़ा, परिमंडल, ये सब इत्थ लक्षण है। अब ये परमाणु के भी तो आकृति है ना कुछ, जो परमाणु है उसकी भी तो आकृति है। तो वो जो आकृति है वह संस्थान है, तो इसलिए वो परमाणु की पर्याय संस्थान हुई, और स्कंद की भी पर्याय संस्थान है। संस्थान में परमाणु की भी पर्याय आ गई और स्कंद की भी पर्याय आ गई। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो सब स्कंद की ही पर्याय है। जिसे भेद है, तो आर्य आदि का, जैसे छाया है, अंधकार है ना, उद्योत, और क्या है, शब्द, बंद, ये सब स्कंद की ही पर्याय है, परमाणु की पर्याय नहीं है। ये सब स्कंद की ही पर्याय है। जितना समझ में आ जाए ठीक है, क्योंकि कोशिश तो पूरी कर रहे हैं आप लोग, पढ़ना है इसको बार बार, नहीं हो तो इस क्लास को बार बार सुनना, और प्रश्न हो तो फिर प्रश्न पूछ लेना आप। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा सा दीदी, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। परमाणु और स्कंद, हाँ बोलिए। ये सूक्ष्म और स्थूल और संस्थान, ये दोनों की सूक्ष्म और पर्याय हो संस्थान। गई, यानी परमाणु की सूक्ष्म और पर्याय हो संस्थान। गई स्थूल में और संस्थान की पर्याय हो गई हैं। जगत व्यापी महास्कंद अंत्य स्थूल है, और आपेक्षिक, तो आपेक्षिक में वो कोई भी। दूसरी चीजें आ गई।
तो इसलिए स्थूल में बचा नहीं है ये बात कि वो परमाणु के पर्याय भी आए, वो नहीं बचेगा। स्थूल में तो स्थूल स्थूल चीजें ही आएंगी। सूक्ष्म और संस्थान दोनों में परमाणु और स्कंध की पर्याय है, और बाकी सब में स्कंध की ही पर्याय है। बाकी सब में समझ गए होंगे आप, शब्द, बंध, भेद, तम, वेदतम चाय। छाया, हाँ। उद्योत और आतप, इन सब में स्कंध की ही पर्याय है। किसी का प्रश्न हो तो वो हैंड रेस कीजिए, बाकी सब डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेस हैं। मंजू जी। दीदी परमाणु और स्कंद की पर्याय जो आप बोल रही है ना, सूक्ष्म में है और संस्थान में, तो वो मुझे संस्थान वाला समझ में नहीं आ रहा है। भाई संस्थान किसे कहा? जिसके मतलब संस्थान मतलब आकृति। आकार। तो कोई भी आकार हो, गोल हो, चौकोर हो, ये कैसा भी हो, ये सब पुद्गल की पर्याय है। तो वो परमाणु भी तो गोल चौकोर किसी न किसी आकार में है। जो जो स्कंद है वो इस आकार में, अभी ये रेक्टेंगल आकार है, तो ये एक आकार है, ये पुद्गल की पर्याय है। संस्थान है ना, ये आकार मतलब संस्थान, तो ये तो स्कंद हम्म, हो गया। स्कंद का तो समझ में आ गया। अब जो परमाणु है वो भी तो किसी न किसी आकार में है, चौकोर या गोल, जिस भी आकार में है वो, तो वो जो आकार है वही तो संस्थान है। मतलब परमाणु भी संस्थान वाला हो सकता है और स्कंद भी संस्थान वाला हो सकता है, दोनों है। तो संस्थान में अच्छा। आ जाए दोनों, मतलब स्कंद की भी पर्याय संस्थान की है, और परमाणु की पर्याय भी संस्थान की। हाँ ठीक है दीदी, अब समझ में आ गई। एक बात और बोलनी थी दीदी मुझे। बोलिए। ये जो दीदी, ये जो भेद है ना, इसमें प्रतर जो है ना दीदी, इसको डिस्क्राइब नहीं किया है इसमें, क्योंकि मैंने ये तत्वार्थमणि वाले में पढ़ा था, इसमें तो है, इसमें डिस्क्राइब नहीं किया है। कहाँ है प्रतर, किसका भेद है? भेद ये का। भेद, हाँ भेद में जो आया है ना 5वें नंबर पर प्रतर, उसको इसमें नहीं हाँ, बोला गया है। अच्छा इसमें नहीं है क्या? हाँ। हाँ, तो ये तत्वात्मणि में मैंने पढ़ा था, इसमें हम्म। लिखा हुआ है कि मेघ वगैरह के पटल का नाम प्रतर है। हाँ ठीक है। हाँ, उसको इस तरह से समझना, मतलब कुल मिला के बात ये है कि सभी पुद्गल की पर्याय हैं, ये जितनी भी हमें दिखाई दे रही है। मणि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी जो ज्योत में है ना चंद्रकांत मणि, तो ये हाँ, मतलब चंद्रमा दीपक तो समझ में आ गया कि इसके प्रकाश को ज्योत कहते हैं, लेकिन चंद्रकांत मणि का मतलब क्या है? मणि, चंद्रकांत मणि ऐसी मणि होती है कि उसको रख दो किसी कमरे में या कहीं पर भी, तो ऐसा लगता है सब दूर चांदनी फैली हुई है, इतना उसका तेज प्रकाश आता है ना। अच्छा देखो अच्छा। पहले के जमाने में तो ये दीपक आदि होते ही नहीं थे। अब बल्ब तो अभी हम्म। अभी आए, बल्ब ट्यूबलाइट ये सब अभी आई है लाइट है। उसके पहले दीपक जलते थे। दीपक से भी पहले होता ही नहीं था, दीपक भी नहीं होते थे, दीपक का भी इन्वेंशन बाद में हुआ। उसके पहले क्या होता हम्म। था, मणियों का ही प्रकाश होता था सब दूर। अच्छा। हाँ, ये नहीं होता था दीपक, तो मणियों के प्रकाश से ही सब दूर कार्य चलता था। तो ये चंद्रकांत मणि भी ऐसी होती है, उसके उसके उद्योत से उसका उसका ऐसा प्रकाश होता है जैसे चांदनी फैली हुई है। अच्छा दीदी एक बात और पूछनी थी, शाम को जो क्लास लेते हैं ना आप, तो हम्म। वो कितने बजे से कितने बजे तक है, डेली लेते हैं कैसे? नहीं, कल हुई थी, कल अष्टमी थी ना, तो कल हुई थी क्लास, वो अष्टमी चतुर्दशी को ही लगती है बस, वो केवल, रोज नहीं लेते? रोज नहीं। अच्छा, वो 8 से 9? हाँ, 8 से 8:45 चलती है। और अच्छा अभी जैन सिद्धांत, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है, और उसमें 50, मतलब हो तो गया, पूरा हो गया है कंप्लीट, कल ही हुआ है कंप्लीट। और 50 अच्छा प्रश्नों का तो पहले एग्जाम भी हो चुका है। अब अगला जो अच्छा। एग्जाम होना है वो 50 से लेकर 100 प्रश्नों तक का एग्जाम होगा। तो आप लोग भी जो भी एग्जाम देना चाहें, 50 से लेकर 100 तक के प्रश्न तैयार कर लीजिए, उसमें एग्जाम होने वाला है अब। तो रिवीजन चल रिवीजन कराइए दीदी। रिवीजन स्टार्ट हुआ है कल से 50वें नंबर से। तो वो रिवीजन चल रहा है, अच्छा आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं रिवीजन का, 2-3 क्लास में वो रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद एग्जाम होगी। लेकिन वो क्लास केवल अष्टमी और चतुर्दशी को ही चलती है शाम को। अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक।
हम्म। ठीक। कल आप आए थे शायद मनीष जी क्लास में। हाँ आप थे ना, भजन भी गाया था बड़े। हाँ अनीता जी बोलिए। दीदी मैं ये कहना चाह जय जिनेन्द्र दीदी दीदी मैं ये कहना चाहती स्कंद और महास्कंद का तो उदाहरण बताइए, जैसे स्कंद का क्या उदाहरण है और महास्कंद का क्या उदाहरण है मतलब थोड़ा हाँ सा स्कंद तो उदाहरण से कुछ नहीं है। अच्छा समझ में आ जाएगा थोड़ा। हाँ, स्कंद का तो उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरे तीनों लोक में फैला हुआ है, तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, उसका उदाहरण कैसे दें। तो तीनों लोक में जो फैला आप हुआ है पुद्गल द्रव्य, वो हाँ महास्कंद है। मतलब उस, क्योंकि एक परमाणु तो है नहीं ऑब्वियसली, एक परमाणु तो एक प्रदेश हाँ, में रहता है। अब जो असंख्यात प्रदेश में है वो वो तो महास्कंद दिखाई के नहीं देगा। तो इसलिए वो महास्कंद, वही महास्कंद है, ठीक है। और स्कंद मतलब ये अभी दिखाया आपको, ये स्कंद है। बहुत सारे पुद्गल पर, मतलब आप कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो सब स्कंद है। चश्मा दिखाई दे रहा है, ठीक है लैपटॉप दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गल स्कंद है। और ठीक है अनंत दीदी असंख्य थोड़ा सा परमाणुओं से बने हुए ये स्कंद है। ठीक है दीदी ठीक है। नमिता जी। दीदी ये सूत्र नंबर 23 है ना, उसमें 345 पेज पे ये चंद्रकांत मणि का मेंशन किया हुआ है इसमें, हाँ वो तो वो फोर्थ नंबर के पॉइंट में। पानी निकल रहा है, कौन से पॉइंट में? फोर्थ नंबर के पॉइंट में हाँ चंद्रकांत मणि पृथ्वी हाँ है, उसे चंद्रमा के सामने रखने पर वह जल रूप में परिणमन करती है। हाँ, यदि उसको चंद्रमा के सामने रख दिया तो वो पूरी द्रवित हो जाती है, मतलब वो पानी जैसी हो जाती है, बहने लग जाती है। लेकिन जैसे रूम में रखा है तो वो उजाला देगी पूरी, चंद्रकांत मणि ऐसी होती है। चलिए, तो अब हमारे ये सब हो गए। सूक्ष्म और संस्थान, इन दोनों में परमाणु और स्कंद दोनों की पर्याय सूक्ष्म और संस्थान में आएगी, और बाकी सब में स्कंद की ही पर्याय आएंगी। अब अगला पॉइंट, ये तो हो गए पुद्गल के भेद। कितने, बहुत तरह के हो गए ना भेद ये। एक दूसरा बस तरीका भी है पुद्गल के भेद करने का, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। सूक्ष्म 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 स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल और स्थूल स्थूल, ये हमारा पहले भी आ चुका है, मतलब पहले अपन पढ़ चुके, अलग से आया तो नहीं है पर इसका डिटेल पहले कर चुके हैं हम। सूक्ष्म सूक्ष्म, परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है। सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब सबसे सूक्ष्म, इससे कोई दूसरा सूक्ष्म नहीं हो सकता। वो कौन है? तो वो परमाणु है। सूक्ष्म, कारमान वर्गना सूक्ष्म है, वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। सूक्ष्म स्थूल, स्पर्श रस गंध और शब्द, ये सूक्ष्म स्थूल है। स्पर्श रस गंध और शब्द ये सूक्ष्म स्थूल है, क्योंकि ये आंख से दिखाई नहीं देते इसलिए सूक्ष्म है, और चार इंद्रियों से जाने जाते हैं इसलिए स्थूल है। अब ये स्पर्श है तो दिखाई थोड़ी देता है हमें, स्पर्श की पर्याय दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन ज्ञान में आती है ना। और स्पर्श रस गंध और शब्द ये सूक्ष्म स्थूल है। सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि आंख से दिखाई नहीं दे रहा। और स्थूल क्यों है? क्योंकि बाकी की इंद्रियों से जाने जाते हैं। स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय से जाना जाएगा, रस रसना इंद्रिय से जाना जाएगा, गंध घ्राण इंद्रिय से जाना जाएगा, और शब्द कर्ण इंद्रिय से जाना जाता है। तो ये सब सूक्ष्म स्थूल है। स्थूल सूक्ष्म, छाया परछाई प्रकाश आदि स्थूल सूक्ष्म है, क्योंकि वह आंख से दिखाई देते हैं इसलिए स्थूल है, और हाथ से पकड़ नहीं सकते इसलिए सूक्ष्म है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसमें कौन सा क्या है, स्थूल सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि हम यदि उसको पकड़ने जाएंगे तो पकड़ा में तो नहीं आएगा। और स्थूल क्यों है? क्योंकि वो आंख से तो दिखाई दे रहा है हमें, छाया भी दिखाई दे रही है, परछाई भी दिखाई दे रही है, प्रकाश भी दिखाई दे रहा है, अंधकार भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कहें कि उसको हाथ से पकड़ लें तो ऐसा नहीं होगा, है ना। और भी इसमें ले सकते हैं, जैसे वायु है तो उसको भी अपन हाथ से पकड़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो वह स्थूल सूक्ष्म में आएगा। स्थूल, जल तेल आदि सब स्थूल है, क्योंकि छेदन भेदन से ये अलग हो जाते हैं और इकट्ठे करने से मिल जाते हैं। अलग अलग कर लेते हैं ना, ग्लास में भर लिया, कटोरी में भर लिया, तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन मिलाएंगे तो मिल भी जाएंगे, इसलिए यह स्थूल है। स्थूल स्थूल, पृथ्वी पर्वत काष्ठ आदि स्थूल स्थूल है। पृथक करने से पृथक तो हो जाते हैं पर मिल नहीं सकते, वापस मिलाएंगे तो मिलेंगे नहीं। दूध पानी को तो हम मिलाएंगे तो मिल जाते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़ों को हम मिलाएंगे तो मिलेंगे क्या? कि नहीं मिलेंगे। फेविकोल से चिपका देंगे तब तो मिल जाएंगे कि नहीं? तब भी वो अलग ही रहेंगे।
मिलने के बाद भी उसमें एक जोड़ बना ही रहेगा हमेशा। तो वो मिलते नहीं है, इसलिए वो स्थूल स्थूल है। परमाणु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, किंतु इंद्रिय ग्राह्य होने की उसमें योग्यता है। इसी तरह सूक्ष्म स्कंद को भी समझना चाहिए। जो परमाणु है कितना सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म में लिया है ना परमाणु को, तो वो इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। मतलब आंखों से नहीं देखा जाएगा, कान से नहीं सुना जा सकता, टच स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, और उसके सुगंध दुर्गंध नहीं ली जा सकती, इतना सूक्ष्म है। लेकिन क्योंकि वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन उसमें शक्ति है इंद्रियों से ग्राह्य होने की, क्योंकि वो उसमें स्कंद रूप होने की शक्ति है ना, तो इंद्रियों से ग्राह्य रूप होने की भी उसमें शक्ति है। इस तरह से सूक्ष्म स्कंद को भी समझ, जो छोटा स्कंद है, ये तो परमाणु हुआ, छोटा स्कंद भी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होगा, लेकिन उसमें योग्यता है इंद्रियों से ग्राह्य होने की। हम्म। चौथा पॉइंट पढ़िए सरिता जी। शब्द को आकाश का गुण मानना भूल है, क्योंकि आकाश अमूर्तिक है और शब्द मूर्तिक है, इसलिए शब्द आकाश का गुण नहीं हो सकता। इंद्रिय का मूर्तित्व साक्षात है, क्योंकि शब्द कर्ण इंद्रियों से ग्रहण होता है, हस्तादि से तथा दीवार आदि से रोका जाता है, और हवा आदि मूर्तिक वस्तु से उसका तिरस्कार होता है, दूर जाता है। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, इसलिए मूर्तिक है। यह प्रमाण सिद्ध है। पुद्गल स्कंद के परस्पर भिड़ने से, टकराने से शब्द प्रकट होता है। इतना बढ़िया उदाहरण दिया है। देखो, मोस्टली क्या होता है कि शब्द को आकाश का गुण मानते हैं। ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं तो ये आकाश की शक्ति की है, जिसे मैं बोल रही हूँ तो आप तक शब्द पहुंच रहे हैं, तो ये आकाश की शक्ति है, ऐसा माना जाता है। जबकि वह आकाश की शक्ति नहीं है, वह तो पुद्गल द्रव्य का ही गुण है, मतलब पर्याय है। क्योंकि आकाश तो अमूर्तिक है और शब्द मूर्तिक है, इसलिए शब्द आकाश का गुण नहीं हो सकता। अब शब्द मूर्तिक है ये कैसे माने, तो उसके लिए बहुत अच्छे तर्क दिए हैं। पहली बात तो शब्द कर्ण इंद्रिय से ग्रहण होता है, तो वो जो इंद्रिय मूर्तिक है, मूर्तिक से मूर्तिक चीज ही ग्रहण होगी। कर्ण इंद्रिय से आत्मा ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वह अमूर्तिक है ना। तो कर्ण इंद्रिय मूर्तिक है, उससे ग्रहण होने वाला है शब्द, इसलिए वह मूर्तिक है। हस्तादिक से तथा दीवाल आदि से रोका जाता है। अभी ये ना स्टूडियो बनते हैं जहां पर आवाज रिकॉर्ड होती है, तो स्टूडियो कैसे बनते हैं, अकॉस्टिक प्लान किया जाता है वहां पर। यहाँ पर बेटे का म्यूजिक स्टूडियो है, उसने अकॉस्टिक लगाया है, मतलब एक ऐसी चीज लगाई है जिससे कि वह आवाज कमरे से बाहर नहीं जाए और बाहर की आवाज कमरे के अंदर नहीं है। स्टूडियो, आप म्यूजिक स्टूडियो ऐसे ही बनते हैं जहां पर पूरा अकॉस्टिक प्लान किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो शब्द है ना, वह दीवार से टकराकर या किसी चीज से टकराकर वहीं के वहीं रुक जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। इसलिए क्यों, क्योंकि वह मूर्तिक है। हस्तादिक से तथा दीवार आदि से रोका जाता है, इसको रोक दिया जाता है। और हवा आदि मूर्तिक वस्तु से उसका तिरस्कार होता है, दूर जाता है। दूर भेजना हो तो हवा हवा चल रही तो दूर जाता है वो, माइक में बोल रहे हैं तो वो दूर तक चला जाता है आवाज। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, इसलिए मूर्तिक है। सिद्धांत की बात तो यह है कि वह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, इसलिए वह मूर्तिक है। यह प्रमाण सिद्ध है। पुद्गल स्कंद के परस्पर भिड़ने से, टकराने से शब्द प्रकट होता है। अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज तो टाइम देखा नहीं है, बीच बीच में प्रश्न आ गए तो ध्यान वहां लग गया। चलिए अभी यहीं पर हम विराम लेते हैं। पुद्गल के भेद की चर्चा हम कल करेंगे, इसका आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, दीदी। सभी को जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।